यस, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलो, लास्ट लेक्चर में तो हमने हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर कंटिन्यू किया था। पहले तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड में आपको टैक्स तभी लगेगा जब तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। वो तीन कंडीशन दी गई है सेक्शन नंबर 22 के अंदर, चार्जिंग सेक्शन के अंदर। पहला कंडीशन, प्रॉपर्टी शुड कंसिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स और लैंड अपरटेनेंट देयरटू। अपरटेनेंट का मतलब होता है अटैच। सो अगर आप लोगों को बिल्डिंग से रेंट आ रहा है, इट इज टैक्स्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। लैंड से रेंट आ रहा है विच इज अटैच टू बिल्डिंग, अगेन इट इज टैक्स्ड अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। बट अगर आपको वेकेंट प्लॉट से रेंट आ रहा है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेस। सेकेंड कंडीशन, आप प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए। हमने यहाँ पे एक केस देखा था सबलेटिंग करके। मैंने अगर प्रॉपर्टी आपको भाड़े पे दी तो मेरी इनकम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगी, बट वही प्रॉपर्टी आपने किसी और को भाड़े पे दे दी तो वो अदर सोर्स में टैक्सेबल होगा, सबलेटिंग करके। फिर उसके बाद ओनर बिजनेस नहीं करना चाहिए वहाँ पे। और लास्ट में आपको टैक्स जो है ना वो लगेगा इन अ ईयर इन विच रेंट इज ड्यू बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये होने के बाद हमने स्टार्ट किया था विथ फॉर्मेट। फॉर्मेट में आप याद करो तो एलओपी का फॉर्मेट पहले स्टार्ट करते हैं। तो यू विल स्टार्ट विथ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू यू विल सबट्रैक्ट म्युनिसिपल टैक्स विच इज पेड बाय ओनर। एनएवी आएगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A 30% ऑफ एनएवी एंड 24B इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन आपको माइनस करने मिलेगा ऑन ड्यू बेसिस। म्युनिसिपल टैक्स आपको माइनस करने मिलेगा ऑन पेमेंट बेसिस। ग्रॉस एनुअल वैल्यू का कैलकुलेशन करना है तो पहला स्टेप नंबर 1, यू विल कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेंट। तो उसमें कैसे आएगा, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर कंपेयर विद स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, तो आपको मिल जाएगा एक्सपेक्टेड। स्टेप नंबर 2 इज एक्चुअल रेंट माइनस अनरियल है। फिर अगर वैकेंसी नहीं है तो 1 और 2 हायर इज योर जीएवी। अगर वैकेंसी है तो आपको स्टेप 2 में वैकेंसी रेंट ऐड करके चेक करना है कि आपको कितना रेंट मिलता। अगर वो आपके एक्सपेक्टेड रेंट जितना होता या उससे ज्यादा होता तो फिर स्टेप नंबर 2 इज योर जीएवी एक्चुअल रेंट, एंड नहीं तो स्टेप नंबर 1 इज योर जीएवी। फिर उसके बाद एसओपी का जो फॉर्मेट है वो एनएवी से स्टार्ट होता है, एनएवी नील। तो उधर एक ही चीज मिलेगी आपको, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो फाइनल आंसर या तो नील होगा या तो नेगेटिव होगा। और डीएलओपी का फॉर्मेट इज सेम एज एलओपी, सिर्फ उधर एक्चुअल रेंट नहीं आएगा। अब मैक्सिमम आप कितनी एसओपीज रख सकते हो, 2 से अगर ज्यादा एसओपी रखी तो डीएलओपी मानेंगे। फिर उसके बाद म्युनिसिपल टैक्स कभी कभी आपको परसेंटेज फॉर्म में दिया होगा, तो दैट परसेंटेज यू विल अप्लाई ऑन म्युनिसिपल वैल्यू। एंड म्युनिसिपल वैल्यू का मतलब होता है रेंट एज पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर लास्ट लेक्चर में हमने इंटरेस्ट के ऊपर एक बड़ा सा डिस्कशन किया था। इंटरेस्ट आपको माइनस करने तभी मिलेगा व्हेन लोन इज टेकन फॉर CRRRA, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेनोवेशन, रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन। आपको हम इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे माइनस करने देंगे। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट पे किया है तो वो अलाउड नहीं है। बट अगर आपने एक न्यू लोन लिया और रीपे किया ओल्ड लोन, और न्यू लोन पे जो इंटरेस्ट होगी वो अलाउड है। ब्रोकरेज एंड कमीशन जो भी आप पे करोगे वो अलाउड नहीं है। इंटरेस्ट एलओपी में और डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है। एसओपी के अंदर कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो 2 लाख, नहीं हुई तो 30,000। 4 कंडीशन थी। लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1/4/1999। लोन शुड नॉट बी टेकन फॉर रिपेयर, रेनोवेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन शुड बी कंप्लीटेड विद इन
from the end of the year in which loan is taken, and last is interest certificate. बराबर. फिर ये जो 2 लाख की और 30,000 की लिमिट है, पर प्रॉपर्टी लिमिट नहीं है, दोनों प्रॉपर्टीज का मिला के लिमिट है. एंड उसके बाद हमने एक कॉन्सेप्ट किया था पीसीपीआई, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट. तो उसमें लोन अमाउंट और रेट तो दिया होगा, ड्यूरेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो उसमें एक होगा स्टार्ट डेट, एक होगा एंड डेट. स्टार्ट डेट क्या होगा? डेट ऑफ टेकिंग लोन और डेट ऑफ स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन, विच एवर इज. एंड एंड डेट में मैंने आपको बोला था जिस साल में कंस्ट्रक्शन खत्म हुआ है उसके पहले जो 31 मार्च गया, वो मैंने एक लाइन आपको याद रखने बोली थी कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है ना, यस, उस ईयर की इंटरेस्ट को हम प्री और पोस्ट में डिवाइड नहीं करते, सारी पोस्ट में ले लेते. और उसके बाद हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट किया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी एलओपी एंड एसओपी कैसे बाइफरगेट करते हैं. और वो सारे मैंने कुछ 6 केसेस करवाए थे. उसमें मैंने आपको सब जगह पे सिखाया था हाउ टू कैलकुलेट GAV, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को एक सम दिया था सॉल्व करने, डिस्कस किया ना अपन ने, ये किया था ना सम, और एक दिया था आप लोगों को करने. नहीं, ये होमवर्क का, क्लास वर्क का था ना, वो दिया था मैंने आप लोग, ये डिस्कस कर लिया था. हाँ, ये हो गया था ना 1/3 एंड 2/3 और सब डन. चलो अब यहां पे ध्यान देंगे आप लोग. अब मैं आपको कुछ चीजें पहले एक्सप्लेन करता हूं, फिर अपन सम्स करते हैं. देखो, अपना जो स्टेप नंबर 1 है, GAV की बात कर रहा हूं मैं. स्टेप नंबर 1 is expected rent and step number 2 is actual rent minus unrealized rent. बराबर. अब समझो कि आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज 20 lakhs, मतलब म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट को करके 20 lakhs आया. मतलब गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको 20 लाख का रेंट मिलना चाहिए. अभी आपकी एक्चुअल रेंट है ना, वो है 25 लाख. एक्चुअल कितनी है? 25. तो आपका अब GAV कितना होना चाहिए? ऐसे देखने जाएंगे तो 25 होना चाहिए. बराबर. अब लोग क्या करते थे पता है? लोग, समझो देव मैंने आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है और 25 लाख रुपया आप मुझे पे करने वाले हो. मैं ट्रांजैक्शन इस तरह से दिखाऊंगा कि मैं आपको बोलूंगा एक काम कर दे, तू है ना मुझे सिर्फ 20 लाख रुपया ही दे, 5 लाख रुपया तू मुझे दे, कैश में दे, और मैं मेरे बुक्स में अनरियलाइज रेंट बता दूंगा 5 लाख. इससे क्या हो जाएगा? मेरा स्टेप 2 हो जाएगा 20 और 1 और 2 विच एवर इज हायर में आ जाएगा 20. मतलब मैं एक्चुअली में कोई अनरियलाइज रेंट नहीं है, तुम्हें समझ में आ रहा है? तो मैं बोगस अनरियलाइज रेंट बता रहा हूं. देयर इज नो अनरियलाइज रेंट, दिस इज बोगस, फेक अनरियलाइज रेंट है. क्यों? जस्ट टू मैच माई स्टेप नंबर 2 विथ स्टेप नंबर 1. अब ये चीज गवर्नमेंट को भी पता चली कि लोगों ने तो यहां पे भी चोरी करना स्टार्ट कर दिया, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि हम आपको अनरियलाइज रेंट माइनस करने देंगे, लेकिन उसके लिए आपको 4 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी. और वो 4 कंडीशन कहां दी गई है? रूल नंबर 4 में. आपको याद हो तो मैंने आपको ये चीज का थोड़ा सा हिंट दिया था लास्ट लेक्चर में, सम सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन में लिखा था यस, कि रूल नंबर 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. बराबर. सर अगर ये कंडीशंस के बारे में कुछ ना बोला हो तो यू विल अज्यूम कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. बट अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर कंडीशंस है क्या, वो भी तो बताओ. तो ये देखो, अनरियलाइज रेंट इज allowed as deduction if following conditions are satisfied. Condition number 1, the tenancy is
बोनाफाइड। कंडीशन नंबर 2, डिफॉल्टिंग टेनेंट has vacated the property or steps are taken to compel him to vacate the property. Condition number 3, the defaulting tenant is not in occupation of any other property of assessee and last legal proceedings are initiated for recovery of rent. कितनी कंडीशंस है टोटल? 4 कंडीशंस है। पहला कंडीशन है टेनेंसी इज बोनाफाइड। सेकेंड, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स आर टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। द डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी एंड लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। ध्यान से सुनो, फर्स्ट पॉइंट आ रहा है टेनेंसी इज बोनाफाइड। अब इसका मतलब क्या कि सपोज मैं एक प्रॉपर्टी का ओनर हूं और मैंने देव आपको वो प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है, सो ही इज टेनेंट, तो देयर शुड बी अ लीगल रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन ओनर एंड टेनेंट। मेरे और टेनेंट के बीच में एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं इसको प्रॉपर्टी जो है वो भाड़े पे दे रहा हूं। अगर हमारे बीच में एक लीगल रिटर्न अग्रीमेंट है तो ही मैं अनरियलाइज रेंट अगर कुछ हुआ तो मैं माइनस कर पाऊंगा। वाई? अंडरस्टैंड, क्योंकि लीगल रिटर्न अग्रीमेंट अगर होगा ना तो इट विल बी इजी फॉर मी कि आई कैन प्रूव कि देयर इज एन अनरियलाइज रेंट। कैसे? अग्रीमेंट के अंदर लिखा होगा कि मंथली रेंट इज 1 लाख रुपीज फॉर एग्जाम्पल, तो हाउ मच रेंट आई शुड रिसीव एंटायर ईयरली, तो कहने से 12 लाख मिलना चाहिए। तो अग्रीमेंट के हिसाब से प्रूव हो रहा है कि मुझे 12 लाख मिलना चाहिए और मेरे बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से समझो 10 लाख ही मिला है। आई कैन प्रूव कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख। अब सोचो यही अग्रीमेंट अगर रिटर्न ना होके ओरल अग्रीमेंट होता, परफेक्ट। तो अब वो लोग क्या बोल रहे हैं, बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब क्या, जेन्युइन ट्रांजैक्शन होना चाहिए। और ये आप कैसे प्रूव करोगे? तो देयर मस्ट बी अ लीगल रिटर्न अग्रीमेंट। सो अगर समझो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज एंड मेरे पास कोई लीगल रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है, तो मुझे स्टेप नंबर 2 में अनरियलाइज रेंट माइनस करने नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड और स्टेप्स आर टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। अब देव फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है एंड मैं ऐसा दिखा रहा हूं क्या कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख रुपीज, तो अब मैं क्या करूंगा, ये बंदा मुझे रेंट नहीं पे कर रहा है तो मैं आपको प्रॉपर्टी खाली करवा दूंगा। एंड सपोज आप खाली नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं स्टेप्स लूंगा निकालने के लिए। स्टेप्स मतलब क्या, मेरे पास अग्रीमेंट है, मैं पुलिस में जाएगा, कंप्लेंट करेगा उधर तेरी कि भाई इसको निकालो प्रॉपर्टी से। अब समझो एज अ ओनर मैं बोल रहा हूं कि देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख एंड मैं इसको निकाल नहीं रहा हूं या मैं कोई स्टेप्स नहीं ले रहा हूं इसको निकालने के लिए, तो ये तो कहने से यहां से ये प्रूव हो रहा है कि कोई अनरियलाइज रेंट होगा ही नहीं। तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ना कि देयर इज अनरियलाइज रेंट और फिर आपको ये क्वेश्चन में दिया है क्या, द डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज नॉट वेकेटेड द प्रॉपर्टी और स्टेप्स आर नॉट टेकन टू कंपेल हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी, कहना इसे अब अनरियलाइज रेंट नहीं है, ये बोगस अनरियलाइज रेंट है, फेक है, मतलब सिर्फ टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो आप लोग। अगर अनरियलाइज रेंट है तो 100% ओनर ने या तो टेनेंट को निकाल दिया है या तो निकालने के लिए स्टेप्स ले लिए। अगर मैं नहीं निकाल रहा हूं इसका मतलब तो कहने से मुझे रेंट मिल रहा होगा तभी मैं नहीं निकाल रहा हूं। सो ये आपका सेकंड कंडीशन हुआ। थर्ड, समझो कि मैंने देव आपको 2 प्रॉपर्टीज भाड़े पे दी है। कितनी? 2। अब मैं बोल रहा हूं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी से देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको खाली भी करवा दी, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, सेकेंड प्रॉपर्टी में भी
कहना इसे अनरियलाइज रेंट होना ही चाहिए फिर तो। अब भाई जब तो फर्स्ट का रेंट पे नहीं कर रहा है तो सेकंड का कैसे पे कर पाएगा? मतलब अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं ना कि देयर इज अनरियलाइज रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 1, नाउ टेनेंट ही शुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। मैं अगर समझो सेम टेनेंट को दूसरी प्रॉपर्टी भाड़े पे देके बैठा हूं और उधर मैं बोल रहा हूं देयर इज नो अनरियलाइज रेंट, या फिर मैं सेम टेनेंट को दूसरी प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रहा हूं, तो तुम समझो मुझे पहली प्रॉपर्टी से प्रॉपरली भाड़ा मिल रहा होगा, तभी मैं इसको दूसरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं। तो टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ असेसी। आ रहा है, समझ में आ रहा है? एंड लास्ट, लीगल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड फॉर रिकवरी ऑफ रेंट। इनिशिएटेड मतलब स्टार्ट, मतलब आज अगर समझो आप मुझे रेंट पे नहीं कर रहे हो देव, तो मैं क्या करूंगा, आप पे लीगल केस फाइल करूंगा ताकि मैं आपसे रेंट रिकवर कर सकूं। अगर मैं बोल रहा हूं देयर इज अनरियलाइज रेंट ऑफ 2 लाख एंड मैं आप पे कोई केस फाइल नहीं कर रहा हूं, तो ये तो ऐसा हो गया कि देयर इज नो अनरियलाइज रेंट, मैं सिर्फ टैक्स बचाने की कोशिश कर रहा हूं। थियोरी क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, 4 पॉइंट सेम वर्डिंग्स आपके आने चाहिए। इसमें मेन है ये वर्डिंग्स आप लोगों के नहीं आते आंसर में, तो थोड़ा सा वर्डिंग्स पे ही ध्यान देना। मैंने तो आपको सब समझा दिए कंडीशंस, वर्डिंग्स आप लोगों को निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहां पे। थियोरी क्वेश्चन इस पे आ सकता है। रुको, अब यहां से मैं आ रहा हूं और एक सेक्शन के ऊपर, सेक्शन नंबर 25A करके, रिकवरी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट और रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। 2 चीजें हैं। क्या है? रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड रिकवरी ऑफ, अच्छा मैं क्या बोल रहा हूं, पहले तो अभी मैंने आपको पढ़ाया अनरियलाइज रेंट। अनरियलाइज रेंट अकाउंटिंग टर्म में हम बोलने जाए तो हम क्या बोलेंगे उसको? तो आप लोगों ने अकाउंट्स में यह भी तो पढ़ा होगा कि कल उठ के उसकी रिकवरी भी तो हो सकती है ना। अच्छा, रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स होता है तो आप क्या करते हो? हाँ, मतलब उसको क्या मानते हो? इनकम मानते हो, इनकम, बराबर ना। तो अब सुनो, अब मैं आपको पहले तो एक्सप्लेन करूंगा कि रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट का प्रोविजन क्या है। सिमिलर प्रोविजन इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट, but what is arrears of rent, that I'll explain after, once we are done with this section. Provision for recovery of unrealized rent and provision for recovery of arrears of rent is same. So first let me explain the provision considering unrealized rent. Similar provision applies in case of arrears of rent, but arrears of rent क्या है ना, उसका मीनिंग मैं प्रोविजन के बाद आपको सिखाता हूं। नाउ रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट मतलब क्या? देयर इज बैड डेट्स, 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई, स्टेप नंबर 2 में आपने उसको माइनस कर दिया। अब क्या हुआ? तो अब रिकवरी हुआ। अब अगर रिकवरी हो रहा है किसका? अनरियलाइज रेंट का, तो प्रोविजन क्या है कि जिस भी ईयर में रिकवरी होगा, जिस भी ईयर में रिकवरी होगा, आप एक काम करना, इस ईयर में स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करना 30%, और जो बैलेंस बचेगा ना 70%, वो तुम्हारा टैक्सेबल। मतलब पहले तो जिस साल में भी रिकवर हुआ उस साल में आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है वो निकाल लो आप, फाइनल जो आंसर आया उसमें 70% ऐड कर देना। कितना ऐड कर देना? 70%। सो रिकवरी माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन करो एंड जो टैक्सेबल आया दैट इज 70%। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिला माइनस करने, तो समझो ये अनरियलाइज रेंट रिकवर करने के लिए आपके कुछ तो लीगल खर्चे हुए रहेंगे। तो क्या ये खर्चे अब माइनस करने मिलेंगे? तो आंसर इज नो। व्हाई? अरे मिला ना स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो आपको खर्चे क्यों चाहिए फिर? तो कोई भी टाइप का एक्सपेंस, एक्चुअल एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होंगे। दूसरी चीज, रिकवरी उसी साल में टैक्सेबल होगी जिस साल में रिसीव होगी। तो यहां पे आपका वो कॉन्सेप्ट नहीं आ सकता है ड्यू बेसिस पे टैक्स करो, बराबर ना, रिसीव बेसिस पे टैक्स होगा। और एक लास्ट पॉइंट बराबर से समझो, 1920 में अनरियलाइज रेंट हुआ था एंड 4 कंडीशन सेटिस्फाई हुई थी,
और आपने स्टेप नंबर 2 में उसको माइनस कर दिया था। 21-22 में आपने वो हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया जिसका ये अनरियलाइज रेंट था, एंड 24-25 में रिकवरी हुआ ऑफ अनरियलाइज्ड। अनरियलाइज रेंट रिकवर कब हुआ? 24-25 में। एक चीज समझने जैसी क्या है कि कब हुई है रिकवरी? आफ्टर sale of house property, means at the time when unrealized rent is recovered, assessee is not the owner of the property. Now understand, in section number 25A it is specifically written that even if you are not the owner, still this income is taxed under the head house property. If suppose ये provision नहीं लिखा होता, then this income would have been taxed under the head income from other sources, but because of specific provision under 25A it is taxable under the head house property. आपको ये लाइन लिखने की क्या जरूरत थी 25A में? क्योंकि सेक्शन 22 चार्जिंग सेक्शन बोलता है कि you will be taxed under the head only if you are owner. तो ये पॉइंट में उन्होंने क्लियर कर दिया क्या कि even if you are not the owner of the property, still it is taxable under the head house property. दो चीजों का रिकवरी है यहां पे, एक है रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट एंड दूसरा है रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट। पढ़ो पहला पॉइंट क्या लिखा है? टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीट और रियलाइजेशन। नंबर 2, डिडक्शन ऑफ 30% अलाउड, एक्चुअल एक्सपेंसेस एग्जांपल लीगल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर्ड। Taxable even if assessee is not the owner of the property in the financial year of receipt or realization. अब प्रोविजन तो कंप्लीट हो चुका, अब टाइम आ चुका है ये देखने का क्या, व्हाट इज रिकवरी ऑफ अरियर्स ऑफ रेंट। अरियर्स ऑफ रेंट का रिकवरी का मतलब क्या? अरियर्स ऑफ रेंट मतलब क्या? देव नींद आ रहा हो तो हाँ, अब सुनो, समझो कि मैंने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दी है देव आपको, मैंने इनको प्रॉपर्टी भाड़े पे दी और मैं चला गया अभी आउटसाइड इंडिया। मैंने आपको प्रॉपर्टी जो भाड़े पे दी है वो 3 साल के लिए दी है। पहला साल कंप्लीट हुआ, अपना रेंट फिक्स हुआ था 30,000, आप रेगुलरली मेरे अकाउंट में रेंट डाल रहे थे। सेकेंड ईयर कंप्लीट हुआ, 30,000 आप मुझे पे कर रहे थे, थर्ड ईयर भी कंप्लीट हो गया। सो अपना अग्रीमेंट था 3 साल का और 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आपने मुझे ये तीनों साल में रेगुलरली रेंट पे किया है, कभी भी आपके साइड से डिफॉल्ट नहीं हुआ, और अब टाइम आ चुका है कि अग्रीमेंट को रिन्यू करना पड़ेगा। पर मैं कहां पे हूं? मैं आउटसाइड इंडिया हूं, मैं वहीं सेटल हो गया था। अब मैंने आपको जब 4th ईयर स्टार्ट हो रहा था ना तब कॉल किया, और 4th ईयर में मैंने आपको बोला फोन पे कि भाई अब थोड़ा सा रेंट अपन बढ़ाएंगे। हर साल 30 मैंने आपसे लिया है, मुझे रेंट अभी बढ़ाना है, तो मैंने प्रपोज किया फोन पे के 35,000 रेंट रखते हैं। आपने बोला नहीं 35 मत रखो, 32,000 रखो। अब है ना अपना वहां पे फोन पे कुछ कंक्लूजन हुआ नहीं, बट यस मुझे आपको ही प्रॉपर्टी भाड़े पे देनी थी। मतलब वो चीज मेरे लिए बहुत क्लियर थी क्योंकि आप रेगुलरली रेंट पे कर रहे थे, और आपको भी वही प्रॉपर्टी भाड़े पे चाहिए थी क्योंकि ओनर का कोई चिक चिक नहीं था, पर रेंट फिक्स नहीं हुआ। कंक्लूजन क्या हुआ? मैंने आपको बोला कि मैं ना जब इंडिया आऊंगा तब अपन फाइनल फिगर डिसाइड करेंगे रेंट का क्या होगा। अभी आप बोल रहे हो ना 32, तो आप 32 के हिसाब से पे करो, तब देख लेंगे। मैं 35 भी नहीं रखूंगा बट 32 भी नहीं रखूंगा, कुछ बीच में एक फिगर वर्कआउट करके मैं जब आऊंगा तब अपन फिक्स कर लेंगे। आपने बोला चलो ठीक है। अब हुआ ये कि 4th ईयर में आपने तो मुझे 32 के हिसाब से पे करना स्टार्ट कर दिया, खत्म हो गया साल, 5th ईयर भी खत्म हो गया। 6th ईयर के स्टार्ट में मैं इंडिया में आया और तब अपना मीटिंग हुआ और तब रेंट फिक्स हुआ कि अपन रखेंगे 33,000। बट नाउ अंडरस्टैंड, ये जो रेंट फिक्स हुआ है ना 33,000, ये रेंट फिक्स हुआ है इन ईयर नंबर 6। बट इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, कैन आई से दिस इज विथ इफेक्ट फ्रॉम ईयर नंबर 4। रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ रहा है रेंट। अब तुम समझो कि देव आप मुझे 33 पे करोगे 6th ईयर में, और प्लस आप 1000 इंटू 24 और पे करोगे। कैसे? 4th ईयर एंड 5th ईयर का एक हजार रुपया। तो
तो अब ये जो 24,000 रुपया मुझे रेंट मिला, कौन से ईयर का? पास्ट ईयर का. कौन से ईयर में? करंट ईयर में. वाई? बिकॉज देयर वॉज इंक्रीज इन रेंट रेट्रोस्पेक्टिवली. दिस रेंट इज नोन एज अरियर्स ऑफ रेंट. इस रेंट को हम बोलते हैं अरियर्स ऑफ रेंट. एक लाइन में अगर बोलो तो वेन एवर देर इज इंक्रीज इन रेंट एंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इज रेट्रोस्पेक्टिव, then you will be receiving rent of past years in current year. Such rent is known as arrears of rent. बाकी provision is same for arrears of rent. 30% standard deduction, कोई खर्चा नहीं. Even if you are not the owner, it is taxed under the house property. So ये आपके दो provision complete हो गए. पहला unrealized rent माइनस करने कब मिलेगा? तो ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो रूल नंबर 4 में दी है. और 25A रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट. चलो पहले आप ये लिख लेंगे. चलो बढ़ते हैं आगे. अब फ्रेंड्स अब एक सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 26. क्या दिया है इसमें? को-ओनर्स करके. को-ओनर्स का मतलब क्या? जॉइंट ओनर्स. सपोज देयर इज वन प्रॉपर्टी विच इज जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन्स. अब इधर ध्यान से समझो. समझो ये एक क्लासरूम, ये एक प्रॉपर्टी है. अब समझो 2 या 3 लोगों ने मिला के ये प्रॉपर्टी खरीदी. खरीदने के बाद यही 2 या 3 लोगों ने मिला के इसको भाड़े पे दे दी. तो इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड एंड प्रॉपर्टी इज लेट आउट, तो अपने को क्या करना है? तो इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट, यू अज्यूम देर इज ओनली वन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. यू कैलकुलेट फाइनल आंसर फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड लास्ट में जो आंसर आया ना, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ को ओनरशिप. सो आपको इधर कोई दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है. ऐसा ही समझो कि देयर इज ओनली वन ओनर, कैलकुलेट फाइनल आंसर और हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल के डिवाइड कर देना. लेकिन अब ध्यान से सुनना. इफ प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड एंड इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, अगर एसओपी है, अब थोड़ा सा समझना, यह आपको हेल्प हो सकता है फ्यूचर में. आपको है ना कैलकुलेशन हर एक ओनर का सेपरेटली करना है. थोड़ा दिमाग चलाओ. पहले तो एसओपी में आएगी एक ही चीज, क्या? इंटरेस्ट ऑन लोन, और तो कुछ आएगा नहीं. अब एक बेनिफिट जो गवर्नमेंट ने अपने को दिया है वो ये है कि अगर प्रॉपर्टी इज जॉइंटली ओन्ड, वो जो 2 लाख रुपए वाली लिमिट थी ना एसओपी में, या 30,000 वाली जो लिमिट थी, दैट इज पर ओनर. पर ओनर मतलब समझो मैं, देव और आर्यन, अपन ने तीनों ने मिला के एक प्रॉपर्टी खरीदी, और मैंने भी लोन उठाया, आपने भी लोन उठाया, आपने भी लोन उठाया. तीनों को 2 लाख 2 लाख 2 लाख का डिडक्शन मिल सकता है. सो प्रैक्टिकली है ना, प्रैक्टिकली इफ आई से, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप प्रॉपर्टी लोन पे ले रहे हो ना, तो जितने भी घर के अंदर अर्निंग मेंबर है ना, सब ज्वाइंट में लोन लो, ताकि हर एक को 2-2 लाख का डिडक्शन मिल सके. नहीं समझा आप लोगों को? आप सोचो ना, अगर आप समझो कि 2 करोड़ की लोन ले रहे हो, अकेले नाम पे ले रहे हो, पहले ही साल में तुम्हारी इंटरेस्ट 8 लाख आई, तो हमें तो 2 ही लाख मिलेगा. इससे अच्छा सोचो कि आप अर्निंग मेंबर हो, आपके स्पाउस अर्निंग मेंबर है, फादर अर्निंग मेंबर, तीनों मिला के लो ना. आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करो, वो थोड़ा, तीनों को 2 लाख 2 लाख 2 लाख मिल जाएगा. सो ये एक फायदा है अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है एंड जॉइंटली ओन्ड है तो. यस. सो ये आपका सेक्शन नंबर कौन सा है बोलो? 26. पढ़ो सिर्फ. Let out property, the income from such property shall be computed as if the property is owned by one owner, and thereafter the income so computed shall be apportioned amongst each co-owner as per their specific share. And if it is self-occupied, the annual value of the property of each owner will be nil. Annual value means NAV, and each owner shall be entitled to a deduction of 30 or 2 lakh as the case may be on account of
इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। समझा? अब 2-3 अदर पॉइंट्स है कुछ, जिसमें आप ये पहला पॉइंट पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि अगर प्रॉपर्टी कहां पे सिचुएटेड है, इन इंडिया, क्या नहीं से, तो ये प्रॉपर्टी पे टैक्स सबको लगेगा, क्योंकि सेक्शन 9 इनकम डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया में क्या नहीं से आपको टैक्स लग जाएगा। प्रॉपर्टी अगर कहां पे सिचुएटेड है, आउटसाइड इंडिया, बट रेंट अगर इंडिया में रिसीव हो रही है, अगेन इट इज टैक्सेबल टू ऑल, एंड अगर रेंट आउटसाइड इंडिया रिसीव हो रही है तो इट इज टैक्सेबल ओनली टू आर एंड ओ आर। सिर्फ एक ही चीज ध्यान से सुनना, यहां पे समझो एक प्रॉपर्टी है आउटसाइड इंडिया है और भाड़े पे दी है, एंड मैं इंडिया में आर एंड ओ आर हूं, तो कैन आई से वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल टू मी। जो भी इनकम मैं इंडिया में कमाऊंगा और जो भी इनकम मैं आउटसाइड इंडिया कमाऊंगा, सब पे टैक्स लगेगा, राइट? तो मैं आर एंड ओ आर हूं इंडिया में, एंड आई एम ओनिंग वन प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया विच इज लेट आउट। नाउ अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, I am liable to pay tax on the property which is situated outside India because I am R and R, world income is taxable. But understand, in such cases you will be receiving rent not in rupees but in foreign currency. So foreign currency में आपको rent मिलेगा, you might pay municipal tax to a municipal corporation which is situated outside India in foreign currency. आपको सब चीजें फॉरेन करेंसी में दी होगी, यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट दैट फॉरेन करेंसी इनटू रुपीज, एंड फॉर दैट एक्सचेंज रेट विल बी गिवन इन क्वेश्चन. सो देयर इज नो चेंज इन फॉर्मेट. यू विल स्टार्ट विथ GAV माइनस म्युनिसिपल टैक्स, NAV, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन. फॉर्मेट रिमेन्स सेम. The only thing is all the amounts which will be given in foreign currency you need to convert into rupees. आपको सारे amounts जो foreign currency में दिए होंगे ना, वो आपको rupees में convert करने पड़ेंगे, जिसके लिए आप लोगों को exchange rate जो है ना वो question के अंदर दिया होगा. समझा ये point? बोलिए. कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे चले, सेम ही आंसर आएगा. बट कहीं पे गड़बड़ मत कर देना कैलकुलेशन में, तो फिर प्रॉब्लम होगी, नहीं तो सेम ही है. देखो एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप. अब देखो कैसा होता है कि समझो कि एक पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन. अब उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, अब उसके रिलेटिव्स आ गए. कोई रिलेटिव बोल रहा है मेरा राइट है ये प्रॉपर्टी पे, कोई बोलता है मेरा राइट है. अब वो पर्सन का कोई विल नहीं था. अब कहना से ओनरशिप को ही लेके डिस्प्यूट चल रहा है. ओनरशिप को लेके ही क्या चल रहा है, डिस्प्यूट. अब इधर है ना प्रॉब्लम बढ़ गई. कैसे? समझो कि देयर इज वन प्रॉपर्टी और देव और मेरे बीच में फाइट चल रहा है. देव बोल रहा है मैं ओनर हूं, सागर बोल रहा है मैं ओनर हूं. अब हमारा केस चल रहा है कहां पे, कोर्ट में. अब कोर्ट में तो तुम्हें भी पता है कि उनका डिसीजन कब आए वो तो पता ही नहीं है अपने को. उधर तो कहने से तारीख पे तारीख ही है अपने पास. तो अब तुम सोचो, जो चीज के बेसिस पे हम टैक्स लगाते हैं हाउस प्रॉपर्टी में, वही चीज पे डिस्प्यूट चल रहा है. अब गवर्नमेंट सोच रहा है हम टैक्स किसको लगाएं, बिकॉज हम तो टैक्स उसको लगाते हैं जो ओनर है. अब देव बोल रहा है मैं ओनर हूं, मैं बोल रहा हूं मैं ओनर हूं. हमारे ओनरशिप को ही लेके डिस्प्यूट है. अब सोचो कि कोर्ट का डिसीजन आया 50 साल बाद. पॉसिबल है? 50 साल तक क्या गवर्नमेंट वेट करेगा कि नहीं भाई पहले ओनर डिसाइड होने दो फिर टैक्स? गवर्नमेंट ने क्या रूल निकाला कि हम है ना, हम ओनरशिप को साइड में रखेंगे. वी विल चेक अदर फैक्टर्स लाइक हु इज हैविंग कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी, और हु इज हैविंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, और हु इज रिसीविंग रेंट राइट नाउ. ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, दोनों में से किसी एक पर्सन पे हम अभी टैक्स लगाना स्टार्ट कर देंगे. तो समझो अभी देव आपको बाकी सब चीजों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं देव के पास पावर ज्यादा है ये प्रॉपर्टी के ऊपर, तो चल देव तू ओनर है अभी, ऐसा मान रहे हैं और आपको टैक्स देना पड़ेगा. अब आप टैक्स देते जाओ. कल उठ के समझो कोर्ट का डिसीजन आया 10-15 साल बाद कि देव आप ही ओनर हो, तो आपसे ही टैक्स लिया गवर्नमेंट ने, बात खत्म हो गई. बट समझो कल उठ के कोर्ट का डिसीजन आया कि सागर ओनर है, तो अब आपसे जो भी टैक्स लिया था ना वो आपको वापस कर देंगे और मेरे से टैक्स ले लेंगे. सो गवर्नमेंट वेट नहीं करेगा जब तक कोर्ट का डिसीजन आता है, तब तक टैक्स लेना स्टार्ट कर देगा. प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड.
अब ये वाला पॉइंट समझना, आया नहीं है एग्जाम में कभी भी, बट समझने जैसा है, बहुत ही गवर्नमेंट किस हिसाब से प्रोविजन बनाता ना वो समझो। अभी समझो कि देव आप है ना कंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंगेज हो, कंस्ट्रक्शन, और आपकी एक कंपनी चलती है देव बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड करके, बराबर? ये कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, और उसमें आप क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन बिजनेस कर रहे हो, ठीक है? तो अब आपने क्या किया, आपने बनाया एक बिल्डिंग, और इसमें बना दिए समझो 100 जितने फ्लैट्स। आपने 95 फ्लैट्स को बेच दिया, 5 फ्लैट जो है ना 5, वो आपने खुद के पास रखे हैं। खुद के पास मतलब खुद के नाम पे नहीं किया, डी के नाम पे नहीं है, डी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे, डी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड। आ रहा है समझ में? एंड आप क्या कर रहे हो पता है, इसके अंदर उसको दिखा रहे हो अनसोल्ड फ्लैट्स, मतलब आपके हर साल क्लोजिंग स्टॉक में आ रहे हैं वो फ्लैट्स, ओपनिंग स्टॉक में आ रहे हैं, वापस क्लोजिंग में जा रहे हैं। आप बोल रहे हो मेरे ये 5 फ्लैट बिक ही नहीं रहे हैं। समझा कि नहीं समझा पहले? बराबर, इधर आपका कंस्ट्रक्शन हुआ रहेगा तो इधर तो आपके एक्सपेंसेस हुए रहेंगे पहले, ये 100 फ्लैट बनाने का खर्चा इधर आ गया, 5 फ्लैट क्लोजिंग में और 95 सेल्स में आया होगा। अब यही 5 फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग चल रहा है। आप 5 फ्लैट जानबूझ के बेच नहीं रहे हो। क्यों नहीं बेच रहे हो? अब समझो, आपको है ना खुद को वो 5 फ्लैट्स चाहिए, बट अब प्रॉब्लम क्या होगी पता है, आप अपने नाम पे 5 फ्लैट कर लोगे ना तो उसमें से 2 ही आप एसओपी रख पाओगे और 3 डीएलओपी हो जाएगी, 3 पे टैक्स आ जाएगा। डीएलओपी है, इसीलिए आपने क्या बोला, छोड़ना मेरे नाम से अच्छा है कंपनी के नाम पे रहने देते हैं, कंपनी के इसमें हर साल दिखाते रहेंगे नहीं बिक रहा है, क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग। सो जो लोग किस में एंगेज थे, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, वो लोग डीएलओपी बचाने के लिए ऐसा प्लानिंग करते थे। सोचो एक दूसरा बिल्डिंग बनाया वापस से देव ने, उसमें भी 5 फ्लैट रख दिए, बेचे नहीं। तो आपको समझ में आ रहा है, 5-5 फ्लैट जब आप रखते जा रहे हो, आप अगर वही फ्लैट्स खुद के नाम पे कर दो तो फिर 2 ही एसओपी और बाकी सब, ये तो अच्छा है ना क्लोजिंग स्टॉक दिखा दे रहा हो। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन बनाया, क्या कि आपका बिल्डिंग बन गया, उसके बाद बिल्डिंग का क्या आता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सीसी। जिस साल में आपका सीसी आया वो साल के एंड में जाओ, वहां से 2 साल और काउंट करो। सो फॉर एग्जांपल आपका सीसी आया 15 दिसंबर 2022, एंड में जाओ 23 और 2 साल ऐड करो 31 मार्च 2025, तब तक आपके सारे फ्लैट्स बिक जाने चाहिए। अगर आपके 31 मार्च 25 तक फ्लैट बिके नहीं है, 1 अप्रैल से जब तक नहीं बिकेंगे हम उसको लेट आउट मान लेंगे, हम उसको लेट आउट मान लेंगे। आ रहा है समझ में? आ रहा है आप लोगों को? टाइम तुम्हारे पास सफिशिएंट है फ्लैट्स बेचने के लिए, टाइम जो है ना वो बहुत सफिशिएंट है फ्लैट्स बेचने के लिए। आज बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं होता है ना, तब से ही फ्लैट्स बिकना स्टार्ट हो जाते, तो फिर तो तुम सोचो ना, खत्म हुआ वो साल के एंड में फिर 2 साल ऐड करो, बहुत टाइम है बेचने के लिए। वो ये पॉइंट है, समझा? Up to 2 years from the end of the financial year in which CC is obtained, no tax under house property. After 2 years, property is considered as DLOP and taxable under house property. ओए क्लियर? चलो, को ओनरशिप का एंड वो अदर कॉन्सेप्ट लिख लेंगे।
हर साल है ना परसेंटेज बढ़ रहा है, बट आप मुझे ये बोलोगे तो वो तो ज़्यादा नहीं भर रहे लोग, बस उतना ही हो सकता है। नहीं मैडम, आप एक चीज और भी सोचो कि आज जो पब्लिक भी है ना वो हर जगह पे टैक्स पे कर रही है, तो वो लोग भी क्या कर रहे हैं ना, पब्लिक भी, कि आज कहीं ना कहीं से जो बच पा रहा है वो लोग बचा रहे हैं। अभी आप एक एग्जाम्पल मैंने बीच में ही देखा था, बट ठीक है वो रेलेवेंट नहीं है इतना, पर अभी समझो एक पर्सन की 50 लाख की इनकम है, अब उस पर उसको समझो 30% के हिसाब से 15 लाख टैक्स लग गया पहले ही, बराबर। अब वो एक गाड़ी खरीदने गया, गाड़ी पे उसको 28% जीएसटी भी लगा, तो अब आप सोचो ना कि कितना उसने टैक्स भरा पूरा। सपोज वो 35 लाख की गाड़ी खरीद रहा है, उसमें से 28% मतलब रफली 8-9 लाख रुपया वापस टैक्स में जा रहा है। तो आज आप प्रॉपर्टी खरीदो, स्टैंप ड्यूटी लगता है। आज आप घर में रह रहे हो, म्युनिसिपल टैक्स लगता है। कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो, जीएसटी लग रहा है। इनकम कमा रहे हो, इनकम टैक्स, कितने टैक्सेस है। अच्छा, आपको ये पता है स्टैंप ड्यूटी में भी, समझो देव ने आज प्रॉपर्टी खरीदी 2 करोड़ की, तो उसको 2 करोड़ पे स्टैंप ड्यूटी लगा। अब आप उससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो समझो 3 करोड़ पे, तो लॉजिकली व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, दे शुड चार्ज स्टैंप ड्यूटी ओनली ऑन 1 करोड़, दे आर चार्जिंग ऑन 3 करोड़ वापस से। अब आप सोचो तो सही, उधर से 2 करोड़ पे लिया है, आपसे भी वापस 3 करोड़ पे ले रहे हैं। मतलब आज 6% स्टैंप ड्यूटी, आप सोचो सिर्फ वो 2 करोड़ का घर खरीदने गया, 12 लाख उसको सिर्फ गवर्नमेंट को देना है। तो वो तो अभी देखो क्या होता है ना, इतना सब टैक्सेस 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 हो जाता है ना, तो फिर लोग कुछ ना कुछ वेज निकालेंगे ही करने के लिए। एंड दूसरा क्या होता है कि फैसिलिटीज उसके सामने उतनी नहीं मिल रही है लोगों को, तो वो भी एक क्वेश्चन होता है। सी ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है कोशिश, राइट, बट कैसा है ना कि गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है सब चीज़ों का, ऐसा नहीं है। बट अपने यहाँ पे मेन तो इतना सब कुछ है ना, पॉपुलेशन इतना है कि जिसका कोई अपन कुछ कर ही नहीं सकते मतलब। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ सॉल्व करने। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 5.4 पे। अब ये क्वेश्चन में, हाँ ये पढ़ो, 1/3 portion of the house property is let out and remaining 2/3 is self occupied। मतलब ये केस कैसा है, एक घर है जिसमें 2/3 क्या है, 2/3 सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड 1/3 क्या है, लेट आउट। क्या करोगे, 2/3 पे एसओपी के प्रोविजन और 1/3 पे, अच्छा तो आप कैसे लिखोगे, पहले नेम लिखोगे असेसी का, फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पर्टिकुलर्स एंड 2 कॉलम्स बनानी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा सम अपन ने लास्ट लेक्चर में भी किया है, बट इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है वो आप पढ़ो और समझो। स्टार्ट। आया आंसर?
सुनो, पहले तो वर्किंग नोट एक इंटरेस्ट का बनेगा। चलो पहले तो व्हाट विल बी योर पीसीपी, 1717 से स्टार्ट होगा अप टू कितने मंथ्स हो रहा है ये? चलो पीसीपीआई क्या होगा आपका? तो ये आ गया कितना? हाँ, अब आपका कंस्ट्रक्शन कौन से ईयर में कंप्लीट हुआ है पहले मुझे वो बताओ, कंप्लीट ईयर बताना। 2021। 2021 इज योर फर्स्ट ईयर जब आपने पीसीपीआई 1/5 लिया होगा। 21 22, 22 23, 23 24 एंड 24 25। सो अपना ईयर कौन सा ईयर है? 5th ईयर है। तो अब आपको प्रीवियस ईयर 24 25 में करंट ईयर इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा पहले तो, विच इज 1 लाख इंटू जो आ जाएगा 12,000 एंड 1/5 ऑफ पीसीपीआई 6,600, 18,600 आ गया। और इसका 2/3 12,400 इज फॉर एसओपी एंड 1/3 इज फॉर एलओपी 6,200। समझा? कुछ डाउट हो तो पूछो। अभी एक यही पॉइंट है जो समझने जैसा, बाकी तो मेरे हिसाब से सब इजी है। कुछ डाउट हो तो पूछो। जाओ जाओ, कल आ जाना भाई। कल अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना, सैलरी। डन? समझा आप लोगों को? कुछ डाउट हो तो पूछो इसमें। नहीं? चलो अब आप लोग ये एक सम सॉल्व करो, इजी है ये सम। क्वेश्चन नंबर 6। चलो, रमन जो है इज को-ओनर अलोंग विथ हिज ब्रदर, तो मतलब दोनों का इक्वल शेयर है लिखा है, और प्रॉपर्टी क्या किया गया है? लेट आउट। तो आपको मैंने क्या बोला था कि अज्यूम देयर इज ओनली वन ओनर, कैलकुलेट फाइनल आंसर, डिवाइड इन द रेशियो ऑफ को-ओनरशिप, मुनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर। सो योर एक्सपेक्टेड रेंट इज 1,60,000, actual rent is 1,80,000, so your GAV is 1,80,000.
म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने नहीं मिलेगा, टेनेंट ने पे किया है इसीलिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आ जाएगा एंड इंटरेस्ट में 25,000 मिलेगा ड्यू बेसिस पे, जिसमें से 21,000 ही पे किया बट फर्क नहीं पड़ता उससे, और ये नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट, और ये 5,000 मिलेगा। सो टोटल 30 का डिडक्शन मिलेगा। फाइनल आंसर आपका 96,000 आएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे तो 48,000 रमन का शेयर आ जाएगा। बोलो, कुछ डाउट हो तो पूछो। ड्यू कितना हुआ है? तो अपना इंटरेस्ट तो ड्यू बेसिस पे मिलता है ना, माइनस करने। नोट पढ़ो इंटरेस्ट वाला, उसमें याद है ना ड्यू बेसिस। 25,000 में से 21,000 पे किया है, मतलब देना कितना था 25, दिया कितना उसमें से 21, अभी भी आउटस्टैंडिंग है 4,000 का इंटरेस्ट। मैडम समझा आपको? आर्यन, सुफियान, क्लियर? अब एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है फॉर 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व आपको ही करना है, मैं थोड़ा आपको हेल्प करूंगा बस। पहली लाइन पढ़ो, बस पहली लाइन। गणेश हैज एंड ऑल आर सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक DLOP। अब देखो कितने घर है उसके पास, पहले वो बताओ। HP 1, 2 एंड 3, बराबर ना? अपने को क्या करना है, 2 घर को क्या मानने का है, SOP, और एक घर को क्वेश्चन क्या, हाँ DLOP। एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, कौन सा घर SOP और कौन सा घर DLOP। तो अब ऐसे केसेस में ना आपके पास ऑप्शन है। व्हाट इज ऑप्शन नंबर 1? Option number 1 is consider first house as SOP, second house as SOP, and third as a DLOP. What is option number 2? Consider this as SOP, this as a DLOP, and this as SOP. And option number 3, consider house 1 as a DLOP, house 2 SOP, and house 3 also SOP. पहला 2 घर को SOP मान के, तीसरे को DLOP मान के एक आंसर निकालो। समझो इधर आंसर आया 5 लाख, इधर आंसर आया 6 लाख, और इधर आंसर आया 7 लाख। कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है? 5 लाख। अगर समझो -5, -6 और -7, थर्ड ऑप्शन इज बेटर। अब आपको ये क्वेश्चन में लास्ट में देखो क्या बोला है, कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड सजेस्ट विच हाउसेज शुड बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज SOP so that his tax liability is minimum। तो आपको है ना दोनों ऑप्शंस दोनों स्कीम्स बतानी पड़ेगी, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट। बट ठीक है, ऑप्शनल एक बार हो गया ना, तो डिफॉल्ट इज वेरी सिंपल। क्यों? डिफॉल्ट में जहां पे भी SOP लिखा है वहां पे आंसर हो जाएगा नील, बाकी DLOP तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि डिफॉल्ट में क्या होता है, SOP का इंटरेस्ट नहीं मिलता है आपको। अब मैं क्या बोल रहा हूं, तीनों ऑप्शन आप अलग अलग भी कर सकते हो। मतलब पहला ऐसा दिखा सकते हो, ऑप्शन नंबर 1 हाउस 1 SOP, हाउस 2 SOP, हाउस 3 DLOP, और सॉल्व करो। इधर लिखो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, और सब सॉल्व करो इसको, एक आंसर। फिर ऐसा ऑप्शन 2, फिर ऑप्शन 3, या फिर तुम्हें पता ही है जब तीनों घर को एक बार DLOP लेना ही है तो पहले तीनों घर को DLOP लेके सॉल्व कर दो, ताकि तुम्हारा ये फॉर्मेट है ना बार बार ना बनाना पड़े। और उसके बाद ऐसा दिखाओ, ऑप्शन नंबर 1 हाउस 1 SOP, उसका आंसर तो डायरेक्टली लिख दो ना, इंटरेस्ट जो भी होगा वो, हाउस 2 SOP, जो भी आंसर होगा वो इंटरेस्ट, एंड हाउस 3 DLOP, जो तुमने सॉल्व किया होगा ऊपर से कॉपी कर लेना आंसर। DLOP लिया होगा ना तुमने, वैसा। समझा कि नहीं समझा? कोई चीज वापस एक्सप्लेन करूं तो बोलो। तो मुझे चाहिए कि अब ये सम आप लोग एक बार
कोशिश करो सॉल्व करने की, फिर अपन डिस्कस करते हैं। स्टार्ट। चलो करें, अपन डिस्कस करें। पहले तो तीनों घर को आपने डीएलओपी लिया, पहले तीनों घर के आंसर चेक कर लो। डीएलओपी में 219,800, 176,840 एंड 73,640। चलो इसमें कुछ डाउट हो तो पहले पूछो आप लोग मुझे, स्टेप वाइज जाते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अपन पहले ऑप्शनल स्कीम देखते हैं। बोलो कौन सी स्कीम? चलो आप मुझे बताओ, अगर हम हाउस प्रॉपर्टी 1 को एसओपी ले, दिस इज ऑप्शन नंबर 1, ओके। हाउस प्रॉपर्टी 2 को भी हम एसओपी ले, और हाउस प्रॉपर्टी 3 को हम डीएलओपी ले। तो पहले तो डीएलओपी का आंसर कितना था हाउस 3 का? 640। चलो हाउस 1 में तो सिर्फ इंटरेस्ट ही आएगा अभी, इंटरेस्ट ऑन लोन, पर देखोगे तो वहां पे तो कुछ है ही नहीं, तो नील। हाउस 2 में भी इंटरेस्ट ऑन लोन ही आएगा, -30। वाई 30? क्योंकि रिपेयर्स के लिए लोन लिया है। तो ये आपका आंसर हो गया 43,640। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, कंसिडर हाउस प्रॉपर्टी 1 अगेन एज एसओपी, हाउस प्रॉपर्टी 2 डीएलओपी एंड हाउस प्रॉपर्टी 3 एसओपी। चलो तो इसका आंसर तो आप बताओ तो कितना आ रहा है, आपने किया ही है 840। ये नील, और ये पूरा 175 मिलेगा, 1840, ये बच गया। एंड ऑप्शन नंबर 3, हाउस प्रॉपर्टी 1 डीएलओपी 2 एंड 3 एसओपी एंड एसओपी। डीएलओपी का आंसर बताएंगे 291,800, बराबर ना। हाउस प्रॉपर्टी 2 अगर एसओपी लिया तो इसका 30 और इसका 175, दोनों मिला के कितना हो रहा है? नहीं, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 2,05,000 हो रहा है, पर याद करो आपको मिलेगा सिर्फ 2 लाख। सो फाइनल आंसर इज 19,800। विच ऑप्शन इज बेटर? सेकेंड। और अगर मैं डिफॉल्ट स्कीम में बात करूं, डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट स्कीम का आंसर, हाँ, एक ये होगा आंसर, एक ऑप्शन, दूसरा ये होगा और तीसरा ये होगा। तो उसमें कौन सा ऑप्शन बेटर होगा? फर्स्ट वन बेटर होगा, बराबर। अब शांति से ना सॉल्यूशन देखो, पहले इन्होंने डिफॉल्ट स्कीम बताया नीचे, फिर ऑप्शनल। शांति से पूरा सॉल्यूशन गो थ्रू करो, कुछ डाउट हो तो मुझे पूछो। समझा? कुछ भी डाउट हो तो आप पूछो, पहले पूरा सॉल्यूशन देखो शांति से। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है फॉर 8 मार्क्स। कोई भी चीज नहीं समझे तो मुझे पूछो। आर्यन समझा? देव क्लियर? मैडम सुफियान क्लियर? पक्का? बढ़ सकते हैं आगे अपन। चलो ये सम देखो अभी। 2 brothers Arun and Bimal are
co-owners of house property with equal share. The property was constructed during the financial year 15-16. The property consists of 8 identical units. During the year 24-25, each co-owner occupied 1 unit for, and balance 6 units were let out on a rent of 12,000 per month per unit. The municipal value of house property is 9 lakhs and municipal taxes are 20%. Repairs, insurance, premium, interest दिया हुआ है. One of the unit remained vacant for a period of 4 months during the year. Arun could not occupy his unit for 6 months as he was transferred to Chennai. He does not own any house at Chennai. The other income of Arun and Bimal are 290 and 180 respectively for the year 24-25. Compute the income under the house property and total income of 2 brothers for AY 25-26 if he pays tax under default tax regime. Also show the computation under this head if both of them exercise the option of shifting out. In short, दोनों पूछ लिया है आपसे. अब मैं क्या बोल रहा हूं समझो. पहले तो ये सब में एक घर है. घर डिवाइडेड है इंटू 8 ना, 8 यूनिट्स, जिसमें से अरुण ने एक एसओपी रखा है, एक बिमल ने एसओपी रखा है. अरुण 6 महीने के लिए उसको नहीं रख पाया एसओपी क्योंकि वो कहीं और गया था काम करने के लिए. चलेगा तो भी आप एसओपी ले सकता है. नाउ दिस इज लेट आउट, लेट आउट, लेट आउट, लेट आउट, लेट आउट एंड लेट आउट. नाउ दिस प्रॉपर्टी इज लेट आउट for a rent of 12,000, 12,000, 12,000, 12,000, 12,000 and 12,000. अब क्या हुआ है कि this property is let out for 12 months, 12 months, 12 months, 12 months, 12 months and 8 months. One of the unit was vacant for a period. बराबर. अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है. कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, क्योंकि सब में टोटल इनकम पूछा है, अंडर पहले अपन ऑप्शनल टैक्स रेजिम करते हैं. बराबर. इसमें पहला क्या आएगा बोलो? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. अरुण एंड बिमल. अब क्या करेंगे पता है? इसको अंडरलाइन, इधर एक लिखेंगे एसओपी और एक लिखेंगे एलओपी. तुम्हें समझ में आता है? ये 6 के 6 यूनिट, ये 6 को आप एक ही यूनिट समझो ना और लेट आउट करके सॉल्व करो. और अब ये 6 यूनिट का कैलकुलेशन करोगे तो उसके लिए वर्किंग नोट आ जाएगा. वर्किंग नोट में आप क्या बनाओगे? ये पूरा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और उधर से जो भी आंसर आएगा दोनों के बीच में डिवाइड कर देना. एसओपी में आएगी एक ही चीज, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो वो आंसर आ जाएगा नेगेटिव. बराबर. और अब इधर ऐड कर देना क्या? अदर इनकम, जो आपको क्वेश्चन में दिया था, 290 एंड 180. सो ये आ गया 290 एंड ये आ गया 180. फाइनल आंसर आ गया टोटल इनकम. और सेम चीज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम करके आएगा. फर्क एक ही चीज का पड़ेगा. डिफॉल्ट में इधर आ जाएगा नील एंड नील डिफॉल्ट में, क्योंकि एसओपी का आंसर क्या हो जाता है डिफॉल्ट में? 0. बाकी एलओपी तो सेम रहेगा, अदर इनकम सेम रहेगा. समझा? करोगे आप लोग सॉल्व? क्वेश्चन आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट बुक से देखना पड़ेगा क्योंकि 2 पेज में डिवाइडेड है. पेज नंबर 5.6 पे है क्वेश्चन. वाला करता हूं, बंद नहीं कर रहा हूं, टेम्परेचर थोड़ा. आर्यन, सुफियान आया आंसर? चलो पहले तो
इधर आंसर 37,500 और 37,500 आया नेगेटिव एसओपी का, बराबर। और एलओपी में कितना आ रहा है? 1,25,850, 125,850। हाँ वो ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आपका एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा? म्युनिसिपल वैल्यू विच इज हाउ मच? 6,75,000। वाई 675? परफेक्ट, 6/8 करना पड़ेगा बिकॉज 2 यूनिट पे हमें एसओपी के प्रोविजन लगाने हैं। एंड योर एक्चुअल रेंट इज 8,16,000। मैं क्या बोल रहा हूं, वैकेंसी ऐड करने से पहले ही तुम्हारी रेंट ज्यादा ही है, देखो ना एक्सपेक्टेड रेंट से। तो जीएवी कितना हो जाएगा? 8,16,000 माइनस क्या करोगे? म्युनिसिपल टैक्स। एक 2 मिनट पहले सुन लो। 9 लाख इंटू 20% इंटू 6/8, 1 लाख। एनएवी मिल जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करो 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करो, फाइनल 2,50,700 और डिवाइड बाय 2 करना है अपने को। कुछ डाउट हो तो पूछो अभी ये सब में। बस आर्यन, चलो समझा आप लोगों को? पक्का? कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। चलो ये एक सम। अरे उसने 3 लाख को डिवाइड बाय 2 कर दिया डायरेक्ट, 1.5 लाख 1.5 लाख। चलो ये करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग सॉल्व। ठीक है, क्यूएनए बुक बंद कर दो, ये क्वेश्चन यहीं से देखो और सॉल्व करो। इजी है ये सम तो। इसमें आपको क्या करोगे? इसमें 3/4 पे एसओपी लगेगा, 1/4 पे एलओपी लगेगा, वही अपना सेम वो 2/3 1/3 वाला। फाइनल आंसर चेक करो, आ रही है? हाँ नहीं, पर फिर फाइनल ये एसओपी का लॉस एडजस्ट करके ये आया ना, ये 83 आया ना, 275 नेगेटिव। एसओपी में तो एक ही चीज आएगी ना अपनी, इंटरेस्ट, बस वो नेगेटिव, और एलओपी का पॉजिटिव आंसर। बराबर? तुम्हें चीजें समझ में आ रही है? चलो ये वाला सम देखो अभी, थोड़ा भी इधर ध्यान दो सब। मिस्टर वरुण इज RBNOR पहले तो in India. He furnishes following information regarding his income and expenditure. He owns 2 houses, one in Australia and other in Delhi. मतलब एक घर यहाँ है, एक घर बाहर है। अब house in Australia is let out there at a rent of SGD 3,000 per month. Entire rent is received in India. इससे क्या पता चलता है? यस, ये बन गई आपकी इंडियन इनकम। और दिल्ली वाले घर पे तो वैसे ही टैक्स लगना ही चाहिए। फिर दिल्ली वाला घर तो आपने एसओपी रखा है, तो उसको एसओपी के हिसाब से आंसर निकालो। ऑस्ट्रेलिया वाला घर एलओपी है, उसके हिसाब से आंसर निकालो, और फाइनल ये ऐड करो वापस। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, समझो 2 मिनट के लिए, तो लगता तो सही, क्योंकि रेंट इज रिसीव्ड इन इंडिया, पर ये लाइन नहीं लिखी होती तो व्हाट assumption you will do in with regard to residential status? R and OR. If nothing is mentioned in question, then person is R and OR, resident and ordinarily resident.
अंडरस्टूड? चलो करोगे आप लोग ये सम सॉल्व अभी? चलो स्टार्ट। देखते हैं। ये दिल्ली वाले का निकाला ना सब प्रॉपर, पीसीपीआई और सब आया ना? चलो देखते हैं। अलग आया आंसर तो 11,28,250। पहले तो ऑस्ट्रेलिया वाले घर का देखो, जीएवी ये आ रहा है बराबर। हाँ इसमें तो 2 लाख ही आएगा ना एसओपी में तो। गुड। ये वाली 2 लाख, ये इंटरेस्ट कहाँ पे है? तो 30% सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ऑस्ट्रेलिया वाले घर में नहीं है ना इंटरेस्ट। डन। कल अपना 12 बजे लेक्चर है ना, पहला लेक्चर है कल, टाइम पे आ जाना। चलो ये वाला सम करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हुआ? पेज नंबर 5.16, क्वेश्चन नंबर 6।
कितना कल लेक्चर का टाइमिंग क्या है अपना? 12 बजे, 12 ना? क्या हुआ? आ गया आंसर? आया? हाय, ठीक है, देखते हैं। मत कर उसको हेल्प, मत कर, करने दे उसको सॉल्व। हो गया हो तो फिर क्लास टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1 कर लो फटाफट, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का। एलओपी है ना इसमें? किधर एलओपी एसओपी है? इसमें एलओपी एसओपी थोड़ी है, सिर्फ एलओपी है ना।
क्लास टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का ये हो गया। इसका फाइनल आंसर देखो 3,91,000। चलो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला। क्या बोल रहे हो? करेक्ट भी आया, ये आया आंसर। ठीक है, एक सम होमवर्क में दे रहा हूं, कल करके आना 7th क्वेश्चन क्लास टेस्ट का, पेज नंबर 5.21। जैसा अभी अपन ने वो गणेश वाला सम किया ना, सेम लाइंस पे 3 घर है 3 एसओपी है, कर लोगे? ठीक है, कल अपन हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर खत्म करके सैलरी स्टार्ट करेंगे। चलो बाय बाय फ्रेंड्स।